चरक सूत्र 15 चरक सूत्र 15 कौन सा चैप्टर है, नाम क्या है, उपकल्पनीय, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कल्पना चतुष्टय। आ जाओ उपकल्पनीय पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था चरक सूत्र एक दीर्घन जीव की अपामक तंडुली आरोग्य के इतिहास शरीर के जय माता शक्ति कच्चा शक्ति नवेगांतारणी इंद्रिय क्रम अध्याय कुटा चतुष्पाद महा चतुष्पाद दिस वैष्णव वाटकला कली स्नेहा जय स्वेता, ये 14 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं उपकल्पनीय। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उपकल्पनीय मतलब मनोरंजन की कल्पनाओं का उल्लेख, कि मनोरंजन की कल्पना कैसे की जाती है, वो शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 नंबर, कुछ भी नहीं है, 3 नंबर में संवाद सामग्री की कल्पना है। ठीक है ना, एवं विवेचन के लिए जो संवाद सामग्री थे उनको कलेक्ट किया है नहीं। ठीक है ना, यही है बस। तो लिखा, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। इस संशोधन कार्य करने में राजा राजा के समान अन्य कोई पुरुष जो अधिक करने को ओपनली पंचकर्म में पैसे लगते हैं। ठीक है ना, तो जिसके पास सामग्री एकत्रित कर सकता है ऐसे व्यक्ति को मनोरंजन की पिलाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उचित है कि औषध पिलाने से दूसरी सामग्री को कल्पना कर ले, मतलब कल्पना करके रख ले। यदि मनोरंजन का प्रयोग समय रूप से हुआ है, वे सब ठीक प्रकार से सामग्रियां अन्य कार्य में आ जाती है, मतलब बची हुई सामग्रियां और किसी पर्पज से आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप व्यापक की योजनाएं बाद में लाओ, पहले ला के रखो। ठीक है, यदि मनोरंजन का प्रयोग के उपद्रव हो जाते हैं तो सामग्री विभिन्न उपद्रव की शांति के लिए उपयोग होती है। ठीक है, क्योंकि उपद्रव हो जाने पर बाजार समीप होने में हो तब भी उपद्रव के अनुसार सभी सामग्रियां शीघ्र सुलभ हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए ना, बहुत बार जैसे किसी को गांव में सांप काट गया और गांव में एंटीविनम नहीं है, भाई 10 किलोमीटर दूर सिटी है, जब तक मर जाएगा पेशेंट। समझ गए, तो आपको उस टाइम चाहिए कि उसको तुरंत एंटीविनम देते तो बच सकता है, वरना स्वाहा हो जाएगा। इमरजेंसी मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। या फिर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है, उसको एड्रेनालिन रखो, या फिर ऐसी कोई लाइफ सेविंग ड्रग रखो जिससे उसको मैनेज कर सके उस टाइम से इमीडिएटली। अरे हार्ट में एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे देते हैं ना कई बार, ताकि एक बार तो बचा लो, बाद में सर्जरी वर्जरी होती रहेगी, जो होना होगा हो जाएगा। तो ये है, इसलिए ये सब चीजें संभार सामग्री आवश्यक है बस, इसलिए उपकरण। अब आया 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ ऐसे रेफरेंस आता है, अग्निवेश ने पूछा, शंका करी अग्निवेश ने संभार सामग्री के लिए पुनः आत्मा ने कहा कि ऐसा कर लो। अग्निवेश ने पूछा भाई क्या चक्कर है, और ये आप सब अग्निवेश कब बनोगे, आप सभी लोग अग्निवेश कब बनोगे। प्रीति कहाँ गई, मोक्ष कहाँ गया, इससे अच्छा तो संगनेरी गेट ही चले जाते मेरे लिए, क्लास में आए। तेरी कोमल, तेरी हाई ग्राउंड ले जाना कल, पक्का याद दिलाना। ठीक है, चालू हाई ग्राउंड। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ। मैं भूल जाऊंगा फिर, 4-5 दिन हो गए इधर पड़े, 4-5 दिन हो गए, 2-3-4-5 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, 2 तारीख को आज। समय का प्रयोग निमित्ता, इसमें लाइन है, देखो पहले इस प्रकार भगवान आते पुनः आप सभी अग्निवेश कब बनोगे, मैं ये बोल रहा था, कब बनोगे अग्निवेश। अग्निवेश बनने का मतलब क्या है बताओ, मैंने ऐसे क्यों बोला कब अग्निवेश क्यों बनोगे, कब बनोगे, क्योंकि अग्निवेश क्वेश्चन पूछता है, हर चीज का एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछता है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप पूछते नहीं हो, आपको क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि आप अग्निवेश नहीं हो, बुद्धि में विशेष नहीं हो ना, बुद्धि विशेषात तत्र
चलो कोई बात। तो पुनर्वसु कहने पर अग्निवेश ने कहा है भगवान, पाप में ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका निश्चित फल अवश्य हो, कोई उपद्रव न हो। ये मार्क मत करना, मैं इसमें एक लाइन मार्क कराऊंगा बस, उसके अलावा कुछ मार्क मत करना, ठीक। ये नीचे ठीक रूप से जो औषधि का प्रयोग करे उसका फल निश्चित रूप से ही हो। सभी कार्यों की सिद्धि उचित रूप से कर्तव्यों को प्रयोग करने से ही होती है, और कार्यों में उपद्रव होना अनुचित कर्तव्य का परिणाम होता है। ऑब्वियसली आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, अनुचित रूप से ट्रीटमेंट किया तो उसका उपद्रव होगा, और सम्यक प्रयोग किया तो क्या होगा, सिद्धि मिलेगी। मैंने बोला था सिद्धि समय के प्रयोग निमित्ता ही सिद्धि राख्यातिकर्मणाम, कहाँ आया था, समय प्रयोग निमित्ता ही सिद्धि राख्यातिकर्मणाम, कोई बताएगा कहाँ आया। अब आज मोक्ष नहीं है तो मुझे आंसर कौन बताएगा। सिद्धि समय प्रयोग निमित्ता ही सिद्धि राख्यातिकर्मणाम। अब बताओ, क्लाइमैक्स भी नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते। हाँ यार, चरक सूत्र एक, चरक सूत्र एक लास्ट में आया ना, चरक सूत्र एक के लास्ट में। वहां क्या आया था, और यहाँ क्या आया था, देखो सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धि रिष्टा, वही लाइन है सेम। इसलिए ये ब्रैकेट लगाना, ये रेफरेंस पूछेंगे एग्जाम में आपसे कि सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धि रिष्टा, इसका रेफरेंस है, कौन से अध्याय का रेफरेंस है बताओ, बोलो। अगर आप बोलोगे तो जो आजकल जो बोला वही सिकंदर है, जो नहीं बोला वो फ्लॉप। तो बोलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो यह कहा गया है कि उचित रूप से अनुचित रूप से कार्य करने के लिए सिद्धि या कार्य में विपत्ति है, दोनों अनियमित रूप से मान लिया जाए तो ज्ञान और ज्ञान दोनों बराबर सिद्धि हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सम्यक प्रयोग निमित्त, सम्यक प्रयोग किया तो ही सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है ना। इसमें सभी कर्मों में, चाहे वो वमन विरेचन की बात नहीं हो, शमन औषधि भी हो, लंघन हो, ब्रह्मण हो, किसी भी कर्म में सिद्धि किसके ऊपर डिपेंड करती है, सम्यक प्रयोग। और सम्यक प्रयोग किसके ऊपर डिपेंड करता है, सम्यक प्रयोग किसके ऊपर डिपेंड करता है, युक्ति। युक्ता डिपेंड्स युक्ति, सिद्धि डिपेंड ऑन युक्ति, टेलिंग बाय युक्ता। चलो आ जाओ 5 नंबर। आजकल युक्ता और युक्ति दोनों चल रहे हैं ना साथ में, क्लास में आ ही रहे हैं दोनों साथ साथ, वाइस वर्सा, युक्ता एंड युक्ति इज वाइस वर्सा इन द आयुर्वेदा। चलो आ जाओ 5 नंबर। अब आ जाओ, यहाँ पढ़ते हैं इस शंका के बारे में भगवान आत्रेय का साइंटिफिक एक्सप्लेन। कि भाई यहाँ बोला ना ये नीचे, देखो यदि यह कहा जाए कि उचित रूप से अनुचित रूप से कार्य की कार्य करने में कार्य की सिद्धि, कार्य में विपत्ति, ये दोनों अनियमित होती है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा मान लिया जाए तो फिर ज्ञान अज्ञान में क्या डिफरेंस है। तो फिर आत्रेय बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, तो गलत सोच रहा है। क्या सोच रहा है, देखो भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा है, अग्निवेश ये हमारे सदस्य ज्ञानी व्यक्ति इस तरह का कार्य कर सकते हैं कि औषधि के प्रयोग करने पर औषधि का फल निश्चित रूप से सफल हो जाए, और उस प्रयोग की सफलता कैसे होगी इसका उपदेश हम हमारे इस ज्ञानी व्यक्ति से ही कर सकते हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रकार का उपदेश कर दे कि प्रयोग की सफलता निश्चित रूप से हो। जो मैं उपदेश कर रहा हूँ उस उपदेश को सुनकर तुम ठीक समझने का साहस करो या प्रयास करो, और उसको धारण करो, उसका प्रयोग ठीक रूप से कर सके। क्योंकि अब देखो कितनी चीजें आई जिनका ध्यान रखना है आपको। 4th लाइन देखो, दोष, ये याद रखना कितने भाव है इनके, दोष, वैशज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, वय, साम अवस्था, प्राणी, ठीक है ना। तो वयस, तो ये कितने भाव है बताओ, 11। और इसी तरह से चरक विमान में एक भाव और आएगा एक्स्ट्रा, 7। क्या आ जाएगा, 7।
तो वो टोटल 12 भाव हो जाएंगे। वहां पर 12 भाव की समीक्षा कहाँ आता है? 10वीं परीक्षा भाव में, प्रकृति प्रीति शासन प्राण सत्य उसके अंदर आएगा। तो वहां भी बोलेगा इन सभी भाव की वो करो, वहां भाव आएंगे अलग। तो देखो दोष, आपको दोष असेसमेंट करना है। दोष की अंशांश कल्पना करनी, कौन सी संप्राप्ति चल रही, संख्या प्रदान विधि विकल्प बल काल। बल काल संप्राप्ति के बारे में मैं बोलता हूँ ना। अच्छा, आपको पता है मैं कभी पेशेंट की हिस्ट्री लेता हूँ तो कैसे मैं पूछता हूँ बल काल संप्राप्ति? आप में से किसी ने नोटिस किया कि मैं कैसे पूछता हूँ बल काल संप्राप्ति? ये रमन को तो पता होना चाहिए, रमन और किसको, युक्ता को। हाँ, मैं बोलता हूँ भाई बीपी कब बढ़ रहा है, 4 दिन में 4 बार नोट करना। तो मैं उस टाइम दोस्त की स्टेज देखूंगा, कम हो रहा है बढ़ रहा है बीपी किसी स्टेज में, या फिर और चीज जैसे खांसी। जो खांसी है, मैं पूछता हूँ सुबह होती है, ज्यादा शाम को होती है, दिन में होती है, रात को होती है, कब होती है? या कोई बोले कि मुझे बुखार आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, दिन में आता है, वो बल और काल संप्राप्ति पता करने की कोशिश करता हूँ, जिससे दोस्त का स्टेज पता चल जाए कि वो दोस्त वातज है, पित्तज है, कफज है, जो बल दे रहा है व्याधि को। समझ गए? आपको पूछना आना चाहिए, वो आपको पूछना आ गया, आप आपका परफेक्ट हो जाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। अब आ जाओ। तो इस लिखा है सम्यक प्रयोगम चोस्ति नाम व्यापन नाम से व्यापक साधना सिद्धि सिद्धिशु उत्तर कालम, इसलिए लिखा है, देखो पढ़ रहा हूँ। इतने सूक्ष्म है ये भाव, कितने भाव? ये 11 भाव, इनका सूक्ष्म आगे। इतने भाव को कौन देखेगा भाई? किसी का दोष भी देखा, उसकी पेश भी देखी, उसका देश भी देखा, काल भी देखा, बल देखा, शरीर देखा, आहार साथ में, आहार और साथ में तो पूछते ही नहीं आजकल। पूछते हैं क्या? कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत एलोपैथी वाले तो जाते ही जाते, आयुर्वेद वाले पूछते ही नहीं है कि भाई डाइट क्या ले रहा है, कब क्या खाया है, हेतु क्या है, आपत्ति क्या है। इवन खाने का टाइम भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैंने आज किसी को बोला, कोमर को बोला, मैंने कहा खाने का टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने का टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो वो विषमासन में जाएगी, वो भी व्याधि कराना, ठीक है, या अग्निवेशन में कराना। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि इनकी बारीकी क्या है। तो ये भाव आप तक जब तक आपकी माइंड में नहीं आएंगे, आप नहीं कर पाओगे। समझ गए होंगे आप? ठीक है, अब आ जाओ। क्या है आगे? तो फिर क्या बोल रहा है कि फिर अल्प ये बोल रहा है इनका विचार करते हुए, इनका इन 11 भाव का अत्यंत निर्मल और अधिक बुद्धि वाले ब्रिलियंट से ब्रिलियंट डॉक्टर या वैद्य की बुद्धि भी घबरा जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो अल्प बुद्धि वालों की तो बात ही क्या है। इसलिए मैं इन दोनों बातों को ठीक रूप से उद्देश्य कर रहा हूँ कि औषधि को समय प्रयोग और असमय प्रयोग होने से जो व्यापक प्रतिकार आगे सीधे स्थान में बताऊँ। क्यों? क्योंकि वो तो गलती किसी से भी हो सकती है, गलती का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब गलती करे। इसलिए मैं बताऊंगा व्यापक की चिकित्सा तो बताऊंगा, मैं ऐसा समझ के ये सोच के नहीं चल रहा कि भाई आपसे गलती होगी नहीं, क्योंकि इनकी इन भावों की समीक्षा तो बुद्धिमान भी नहीं कर सकता, या वो भी फेल हो जाता है। अल्प बुद्धि वाले तो पक्का ही फेल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि व्यापक ना हो, इसलिए ये ध्यान रखना। ये भाव इनकी परीक्षा करना, ये भाव पढ़ लेना आप वही तक, हिंदी विमर्श में लिखा हुआ है। अब आ जाओ से 6 नंबर, विविध संभारों की संक्षेप करना। देखो क्या क्या संभार कलेक्ट करना, क्या क्या सामग्री कलेक्ट करनी, आपको शॉर्टकट में बताएगा। इसीलिए यहाँ पर किसका वर्णन है? आतुरालय का। किसका? चरक संहिता में आतुरालय का वर्णन आता है। किसका? बोलो। आतुरालय। तो लिखा है देखो, फर्स्ट लाइन में तद्धिता दृढ़ निवात प्रभात एक देशम शुद्ध ब्रविचारणम अनुत्यक्तम धूम आतप जल रस, ये सभी भाव है। देखो पढ़ता हूँ। एक घर उत्तम घर बना, जहाँ निवास स्थान में, उस घर में हवा आने के लिए एक झरोका हो। ऊपर होता है ना रोशनदान, वैसे वैसे रोशनदान भी होता है, वो झरोका भी होता है, ठीक है। और झरोका कहाँ होता है? और झरोका कहाँ होता है? सुना है क्या? दिल में होता है। क्या नाम है उस दिल वाले झरोके का नाम क्या है? फोसा ओवेलिस, फोरामेन ओवेलिस, या तो फोरामेन ओवेल होगा या फिर एएसडी होगा, दो ही होगा। आर्टियल सेप्टल छेद होगा या फोरामेन ओवेल होगा, वही तो है दिल का झरोका, और क्या है? वो तो डिफेक्ट है। जिसके दिल का झरोका होता है वो 1.5 लाख 2.5 लाख की सर्जरी करवाता है। चलो अच्छा, समझ गए।
समझते नहीं ना। तो दिल का झरोका नहीं होना चाहिए। किसको चाहिए दिल का झरोका? वो तो बंद हो जाता है, दिल का गड्ढा होता है ना, दिल का झरोका नहीं होता। दिल का गड्ढा बन जाता है ना बाद में, फोसा बन जाता है ना, फोसा वाले से। क्या यार, तो उस घर में हवा आने के लिए झरोका बनाना चाहिए। इतना घर इतना छोड़ा हो कि उसमें रोकिए, घर में आराम पूर्वक चलता फिरता हो, तो किसी पर्वत की तराई में न हो, वह ऐसे स्थान में हो जहाँ पर धूप धूप जल। हाँ, अभी क्या हुआ पता है? कोई हंसना मत। आज मैं क्लिनिक खुली छोड़ के आ गया। आज मैं क्लिनिक खुली छोड़ के आ गया, बताओ, लोग ही नहीं करके आए। पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी में, पेट्रोल डलवाने गया। जाके क्लिनिक बंद करना पड़ेगा तो। आजकल क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। चलो अब शुरू करते हैं। इसमें फिर क्या है? मन के प्रतिकूल शब्द इस पर रूप रसगंध प्राप्त न होकर के घर में पानी से भरा हुआ टब रखा होना चाहिए उस कार्य में लाने के लिए। ओखल मसूल मूसर के अतिरिक्त पैखाने का स्थान। अच्छा, ये पैखाना क्या होता है बताओ? यहाँ पैखाना क्यों बोला? हाँ? अरे पैखाना किसको बोलते हैं? वॉशरूम। एक तो मैखाना होता है, एक पैखाना होता है। मैखाना मतलब, मैखाना क्या होता है? और पैखाना बाथरूम या वॉशरूम, टॉयलेट प्लेट बाथ, जो भी होता है, वर्च स्थान। स्नान भूमि, भूमि स्थान, ये क्या है? ये किसकी गाइडलाइन है? आज की तारीख में ये किसकी गाइडलाइन है? एनएबीएच की है ना। ये पूरी एनएबीएच की गाइडलाइन है। बस दो चार एक चीजें एक्स्ट्रा हो गई कि भाई हर जगह ये लिखा होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए। फिर आपके पास डस्टबिन होना चाहिए अलग अलग कलर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। तो ये सब एनएबीएच ही तो है, ये कोई अलग से थोड़ी आया एनएबीएच। नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, यही है ना। क्या करूं मैं अब आ जाओ। ये और भी पढ़ लेना, जो और भी है ना, ये इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये और भी का कोई मतलब नहीं। अब हम आते हैं संशोधन की प्रोसेस। पूर्व कर्म का विधान 8 नंबर। पूर्व कर्म में कैसे मतलब परफॉर्म करोगे आप, पूर्व कर्म कैसे परफॉर्म करोगे? देखो आ गया। एक मिनट, इसकी रिक्वेस्ट तो नहीं है, मुझे लग रहा है कोई बोल तो रहा था आज। एक आज नागपुर वाले स्टूडेंट का मैसेज आया। पर मैंने कहा भाई, वुमन विवेचन की प्रक्रिया इस प्रकार आज मैंने संशोधन की प्रक्रिया पूर्व कर्म में क्या है, कल मैंने इसीलिए बोला था कि आप में से कोई ऐसा है क्या। इस प्रकार ग्रह का निर्माण और उस ग्रह में सामग्री का संग्रह हो जाने के बाद जिस व्यक्ति को संशोधन कराना उसका क्या कराना है बताओ? क्या लाइन आई थी? स्नेह स्वेदो ततो अनंतरम। आया था क्या? स्नेहम अग्रे प्रयुज्यतम स्वेदनम ततो अनंतरम। कहाँ आया था? स्नेहाध्याय में था, स्वेदाध्याय में था? फंस गई मुस्कान। रिवीजन नहीं कर रही, पढ़ नहीं रही है ना क्लास वापिस, बिल्कुल नहीं पढ़ रही। गलत पढ़ाने की श्योर मैं बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ा। 13 चैप्टर नहीं पढ़ा ना मेरे पढ़ाने के बाद। झूठ मत बोलना, मुझे पता चल गया।
पढ़ा ही नहीं ना, शोरूम में मेरे को पता है। तो स्नेहम अग्रे परिचितम, आगे आएगा क्या था, तथा स्वेदनम अनंतरम स्नेह से तो उत्पन्न से संशोधनम इत्यत्र था। गलत बोल दिया आपको, एग्जाम में अटेम्प्ट हो गया आपका क्वेश्चन। केबीसी वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि वापस बोला आंसर। चलो उधर तो फिर भी मौका है, इधर मौका नहीं, एक साल भी लगता है। 9 नंबर, तो स्नेह स्वेदन करते समय यदि रोगी शारीरिक मानसिक स्थिति यदि रोग से सहसा नहीं आ जाए तो उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है, ये बहुत बहुत बार होता है पेशेंट में। जैसे मैं बताता हूँ, आप जब कभी भी लाइफ में प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी क्या, कि पेशेंट का स्नेहपान चल रहा था या फिर स्वेदन चल रहा था, उसको बुखार आ गया, क्या आप उसका ओवन मेडिसिन कराओगे? नहीं करा सकते। ओवन मेडिसिन नहीं करा सकते। ऐसा आपको सबसे ज्यादा बार आपकी प्रैक्टिस में मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा बार यही देखा है। किसी पेशेंट को स्नेहपान चल रहा है तो देखो तीन चीजें होती हैं, या तो स्नेहपान करते करते में लूज मोशन लग जाएगा पहला, या स्नेहपान करते टाइम बीपी डाउन हो जाएगा दूसरा, या फिर बीपी हाई हो जाएगा तीसरा, वो एक फीवर आ जाएगा। वो भी कब आता है? स्वेदन में आता है। स्नेहपान के टाइम फीवर बहुत कम आता है, लेकिन स्वेदन के टाइम फीवर आ जाता है। ये चार कंडीशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिलती है। वो जो कम एज वाले पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा होता है। कम एज वाले जैसे कोई 15 से 25 साल 30 साल वाला, ऐसे लोगों में ये कंडीशन ज्यादा मिलेगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आप देखना ये मिलेगा, इसीलिए क्या यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब वो मिलेगा 100%। इसलिए बोल रहा है कि स्वेदन करते समय रोगी की शारीरिक और मानसिक को तीव्र रोग से ऐसा आ जाए, आ गया ना, अचानक सडन ऑनसेट है, तो उस रोग को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं अवस्था पित्त वाली, देखो मैं बताऊँ फीवर क्यों आता है, क्योंकि पेशेंट क्या गलती करता है, अजीर्ण हो जाता है उसको। हमेशा ज्वर में आता है वहां पर अजीर्ण और आम की वजह से। जब स्नेहपान के बाद स्वेदन के समय जो टाइम जो ज्वर आता है ना, वो आम या अजीर्ण की वजह से आता है, और किसी वजह से वो ज्वर नहीं आता है। तो वहां पर क्या होता है कि पेशेंट कुछ गलती से कुछ खा के आ जाता है, भले ही उसने नाश्ता कर लिया हो सुबह, जैसे स्वेदन 10 बजे तक होता है या 11 बजे तक होता है। अगर उसको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया आपने, समझा नहीं, समझाया नहीं है कि भाई आप है ना खाली पेट ही आना, जब स्वेदन कराओ तब कुछ भी खा के नहीं आना है, तब तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से उसने नाश्ता पानी फ्रूट खा लिया, तो उसको उस टाइम क्या होता है, वो आम पच्यमान अवस्था होती है आहार की, तो उस टाइम स्वेदन कराने से ज्वर हो जाता है। क्योंकि अजीर्ण में स्वेदन से 100% ज्वर होता है, ये लिखा है। अजीर्ण में स्वेदन निषेध है। अजीर्ण तो वो एक तरह का अजीर्ण, मतलब आहार का अजीर्ण, समझ गए ना। आहार अभी तक जीर्ण नहीं हुआ है, मतलब पचा नहीं। आहार की अजीर्ण अवस्था में स्वेदन कराने से ज्वर आता है, ये बहुत कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए फिर उसको फिर पाचन देना पड़ेगा, क्योंकि जो अजीर्ण खाया उसने खाना उसका आम बन गया, वो पचा नहीं। अब पल्ले पड़ गई बात या नहीं, मुश्किल है, पड़ गई। जब तक खुद आप फेस नहीं करोगे ना पेशेंट में, तब तक आपको ये चीज भूल जाओगे आप। मैं बोल रहा हूँ 1 महीने 2 महीने भूल जाओगे, क्योंकि आप पेशेंट में जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे पेशेंट आपको, आप परेशान नहीं होगे, आपका दिमाग खराब नहीं हो जाएगा कि यार ये कैसे हो गया। जब तक आप उसको सीरियस नहीं लोगे कि यार ये क्यों हो गया पेशेंट, आप उस भाई को पता करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको पूरा पता चल जाएगा कि यार ये अचीव क्यों हुआ, या इसको फीवर क्यों आया, इसका बीपी डाउन क्यों हुआ। बीपी डाउन क्यों हुआ भाई, स्नेहपान में बीपी डाउन कैसे होता है? इसीलिए तो जिस पेशेंट का बीपी हाई होता है, उसको अगर सही तरह से केवल स्नेहपान भी करा दो ना, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, मैं उसका विद इन 3 घंटे में बीपी नॉर्मल कर सकता हूँ, विद इन 3 आवर, ओनली 3 आवर बीपी नॉर्मल। यही जादू है इस आयत पे। लोग है, कुछ तो लोग सोचेंगे, लोगों का काम है सोचना, है ना। थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, कुछ तो लोग कहेंगे की जगह कुछ तो लोग सोचेंगे, क्योंकि कह देते हैं ना सोचने वाले तो।
पहले सोचते हैं फिर कहते हैं, इसलिए कुछ तो लोग सोचेंगे, लोगों का हमें सोचना। समझिए, किसी को डाउट है इससे रिलेटेड, पर आपको पता होना चाहिए कि उसका वो बीपी किस वजह से हुआ है। अगर उसका बीपी किस वजह से बढ़ा है वो समझ में आ गया, उसको कम करना है तो 3 घंटा है, सिर्फ 3 घंटे में उसका बीपी नॉर्मल कर देते हैं। ऐसा है, विदिन 3 आवर। आप समझोगे नहीं है बीपी को, आप अभी भी बीपी को हाइपर टेंशन ही समझते हो। आपकी प्रॉब्लम यही है ना, आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप बीपी, आप जैसे मैं बीपी का नाम लूंगा ना, आप उसको हाइपर टेंशन समझ लेते हो, फिर आपका दिमाग ब्लॉक, आप कुछ नहीं सोच सकते आप। तो मैं बीपी को हाइपरटेंशन केवल नाम से समझता हूँ और कुछ नहीं समझता उससे आगे। चला जाओ, मैं ज्वर को फीवर केवल नाम से समझता हूँ, बाकी ज्वर ज्वर ही मेरे लिए। आपके लिए भी हो जाएगा, टाइम लगेगा। अच्छी चीजों में हमेशा वक्त लगता है। अब आ जाओ आगे। अब बोल रहा है, देखो वमन कर, क्या बोल रहा है, वो लाइन थी। हाँ, तो तो फिर जब तक वह तीव्र रोग शांत न हो जाए उतने दिन में चिकित्सा करने से रोग शांत हुआ तो उतने ही समय तक पुनः रोग न आ जाए, इसलिए उसकी अनुकूल चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है ना। फिर वमन वेरिएशन कैंसर। ठीक है। अब आज कैंसल कौन बोलता है, कैंसल, अरे एक बंदे का फेवरेट डायलॉग है कैंसल। कैंसल, दुनिया हिला देंगे। खुद ही। चलो आ जाओ, वमन कर। तो मदन फल कषाय, तो वमन किससे कराओगे, किससे कराओगे, यहाँ आता है मदन फल कषाय। इसीलिए मैं बोलूंगा मदन फल कषाय की मात्रा बताओ। इस चैप्टर में मदन फल कषाय की मात्रा कितनी है ही नहीं, प्रति पुरुषम विकसित अव्यय। लेकिन चरक विमान में मदन फल की मात्रा कितनी है, चरक विमान में मदन फल कषाय की मात्रा लिख ली, लिख लेता है ना, 8 मिली। चरक विमान 7 में आती है, त्रिमी वाले में वहाँ। इसलिए बोल रहा है उस दिन क्या कराना, जिस दिन वमन कराना, सुबह उसको उठा के बुलाना है ना घर से। देखो क्या, घर से नहीं बुलाना, वो हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, इसीलिए तो आतुरालय का बनना है, तो वहीं हॉस्पिटल में होना चाहिए। बाहर हवा तो लगनी चाहिए, पराग बात फूल बात, सीधी हवा तो लगनी नहीं चाहिए, तो इसको वहीं रखो स्नेह पान। तो ततस्तम पुरुषम स्नेह स्वेदो, आगे ना स्नेहन स्वेदन कराने का, स्नेह स्वेदो उत्पन्नम अनुपत मन, उसका मन, मन अच्छा होना चाहिए, मन अनुपत नहीं होना चाहिए। फिर अभिसमीक्ष सुपोषितम सुप्रजीन भक्तम। तो इस लाइन का मतलब समझो आप। सुपोषित मतलब वो ठीक तरह से एकदम स्फूर्तिपूर्वक उठ गया हो रात से। और जिसका, देखो ये जो मैं बोल रहा था ना अजीर्ण वाली कंडीशन, वो आगे देखो, जिसका पहले दिन का खाया हुआ आहार अच्छी तरह से पच गया हो, मतलब ये कौन सा है, जीर्ण अवस्था आहार की, समझ गए। ये यहाँ लिखा है, लेकिन क्लिनिकली इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि वो पेशेंट का डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, खाना बच गया, वो रात को 1 बजे खाना खाया, बताओ 1-2 बजे खाना खा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, खाते हैं रात के चल। अभी मैं सच बता रहा हूँ, मैं उदयपुर गया था ना, मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, मानोगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं मानोगे। हम 10 बजे 11 बजे तक गए होंगे, फिर वो उसके दोस्तों के साथ निकल गया भाई। काष्ठा कहाँ है, इसको ही मूर्खता बोलते हैं। और मैं भी मजबूर कि मैं किसी को खाने के लिए मना मना नहीं कर सकता। बोल सकता हूँ, मैंने 2 बार बोल दिया कि भाई ये नहीं है, लंदन करना है सर्दी के बाद। 3 बजे रात को खाना खाना कितना खतरनाक है। रात को 3 बजे तो गाय भैंस को चारा डाल दो, वो भी नहीं खाएगी, बोल रहा हूँ गारंटी है। इंसान तो उनसे भी गए बीते हो गया, सही बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ रात को गाय के भैंस चारा नहीं खाती 3 बजे, बेचारी सो जाती है। सुखदिनम भक्तम सिर स्नातम, सिर स्नान किया हो, अनुलिप्त गात्रम श्रावणम अनुपदम संस्कृति देवता गुरु, इन क्या क्या किया, सस्ती वचन करके प्रयुक्ता भी राशि भी, राशि भी भीम स्थिता,
फिर क्या बोल रहा है, ये राशि मूर्त के द्वारा करके, फिर क्या बोल रहा है, ये लाइन में मार्क करना। एक तो सुपोषितम सुप्रजीर्ण भक्त आहारम, ये वाली लाइन ब्रैकेट लगाना, यहाँ से ब्रैकेट लगाना। मधु मधुक, बताओ कौन सा महाकषाय है? मधु मधुक, कोविदार कर्बूदार। अरे बाबू, यही है ना, मधु मधु कोविदार कर्बूदार। नीप विदुल बिंबी, याद है किसी को पक? मधु मधु कोविदार कर्बूदार नीप विदुर बिंबी क्षण पुष्पी सदा पुष्पी प्रत्येक पुष्पी दशेवानी भवनो भगानी भवंती। यही है, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे सही बोला कि नहीं बोला, चेक करके तो बताओ, हो सकता है मैं गलत बोल दूँ। चलो, तो मधु मधु पग हेल्प इन वमन। फिर सैंधव डालना है, क्यों? क्योंकि सैंधव तो वहां आपने लवण के गुण पढ़े थे चरक सूत्र एक में। पहुंचो चरक सूत्र एक में, जंप करो, वहां लवण के गुण आए थे, लवण वमन विवरोचन इतनी सारी चीजों में था, तो यहाँ भी लवण आएगा। फिर पानी, पानी क्या करता था? दोषम आचिनोत, क्या करता था पानी? पानी क्या करता था? दोषम आचिनोती था। हाँ, था। तो वो दोषों को निकालेगा वहां से, हटाएगा। फिर पानी तो पिता मदन फल कषाय मात्रा पर, तो मदन फल कषाय की मात्रा पिलानी, कितनी? अर्धन की पिला दो। अब उसके बाद क्या होगा? 10 नंबर, मदन मार्क करना, मदन फल कषाय मात्रा प्रमाणम तु खलु सर्व संशोधन मात्रा प्रमाण प्रमाणे, सॉरी मात्रा प्रमाणानी च। क्या बोल रहा है? च प्रति पुरुषम अपेक्षित, ब्रैकेट लगा लेना कि प्रति पूर्वम ऐसे भी आ सकता है। आचार्य के अनुसार मदन फल कषाय की मात्रा है, पहला ऑप्शन है अंतर्नकमुष्टि, दूसरा है अर्धांजलि, तीसरा है प्रतिपुरुष में अपेक्षित बयानी, और चौथा है ऑल। बस गए ना? मैंने ऑल नहीं बोलना था, मैंने बोलना था दूसरा और तीसरा। बी और सी आंसर है। कौन सा? बी और सी है, क्योंकि मदन फल कषाय बोल दिया मैंने इस लाइन में, क्वेश्चन में। तो अंतरंग पुष्टि तो उसकी फल पिपली है। अंतरंग पुष्टि क्या है? मदन फल पिपली की मात्रा है, याद रखना है, नॉट कषाय। कषाय तो कितना है? या तो प्रतिपुरुष में अपेक्षित यानी है, या फिर आंसर बी और सी दोनों जाएगा। मैंने चौथा ऑप्शन ऑल क्यों बोलना नहीं था, मैंने बोला, मैंने सोच के बोला कि आप क्या बोलते हो। आंसर है बी और सी, समझ गए? अब क्वेश्चन है, मदन फल पिपली की मात्रा है, अंतरंग मुष्टि प्रमाण, प्रतिपुरुष अपेक्षित यानी अर्धांजलि, या कोई नहीं, या ऑल। अब कही जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेशली बोल दिया फल पिपली जो कि लिखा है। अब वहां बाकी बात। अब क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार मदन फल की मात्राएं हैं, या कौन सी मात्रा निर्देशित है? बोल जाए। अब वहां ना तो कषाय बोला, ना फल पिपली बोला। तो 3 क्वेश्चन है आपके लिए, कैसे आएगा आपको पता नहीं, घुमा के, है ना? तो ये ब्रैकेट लगाना, मार्क करना, प्रति पुरुषम। आपके पास हाइलाइटर वाइलाइटर है क्या? अरे वो आता है ना पैरेट कलर का हाइलाइटर, लाल कलर का, जो भी लड़कियों को जो पसंद हो, अपने अपने कलर के फेवरेट मार्कर हाइलाइटर लेके आना, ठीक है? उससे मैं जो बोलूँ मार्क करो, उसको मार्क करना। अरे मेरे पास तो है ही नहीं। देखो मैंने कर रखा है, मैंने करा हुआ है ना, दिख रहा है? ऐसे करना है। अरे मेरी तरह रंग मत देना, मैं तो ऐसे ही रंग देता था क्योंकि मैं याद कर रहता था। आपको वही रंगना जो मैं बोलूँ, ठीक है ना? बता पढ़ाई, होली खेल रहे हो आप चरक से, है ना? चरक के साथ होली नहीं खेल रही। अब आ जाओ इस चैप्टर का एकमात्र एकमेव, इस चैप्टर का एकमेव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझ गए? इस चैप्टर का एकमेव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
जो यहाँ से आता है। श्लोक नंबर 10-11 देखो ये। अब आपने पिला दिया क्या मदर मिल्क कषाय, तो पीतवंतम तो खलु एनम मुहूर्तम अनुकांक्षे, कितनी देर तक रुकना है पिलाने के बाद? बोलो। एक मुहूर्त रुकना है, मुहूर्तम अनुकांक्षे, ठीक है। फिर क्या आया? यस तस्य तदा जानियात, उसके बाद क्या जानकर? ये चार चीजें जानकर। कौन सी? देखो सबसे पहले दोष कहाँ है? दोष शाखा में है क्या? ये शाखा से अलग हो गई, ये शाखा से पोस्ट में आ गए। तीन क्वेश्चन आपके लिए। क्या दोष शाखा में है अभी पवनौती पिलाने से पहले, या दोष शाखा से अलग हो गए, या पोस्ट में आ गए? तीन क्वेश्चन है, बताओ। नो, या पोस्ट में आ चुके हैं, या फिर शाखा में ही है, ये शाखा से अलग हुए थी। बोलो बोलो। इसीलिए वो श्लोक वहां आता है। वृद्ध्या कौन सा आता है रे? हाँ, वृद्ध्या विच्छिन्नात् पाकात् श्रोतमुखशोधनात् आता है ना। वृद्ध्या विच्छिन्नात् पाकात् श्रोतमुखशोधनात् शाखा मुक्त्वा बला कोष्ठम यान्ति वायुश्च निग्रहात्। अरे याद देना, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण है श्लोक। हर साल क्वेश्चन आता है वो। अगले साल क्वेश्चन आएगा इसमें से 100%। इन दोनों श्लोक में से एक क्वेश्चन आएगा, 100% बोल दिया मैंने, अगले साल देख लेना। आया नहीं 2-3 साल। अब आ जाओ। अब आया पहला कि अगर क्या जानकर कि श्वेत प्रादुर्भाव, इसको समझना है। श्वेत प्रादुर्भावेण जानियात, क्या जानियात? श्वेत प्रादुर्भावेण जानियात दोष प्रविलयनम आपत्तिमान। क्या समझोगे? उस पेशेंट को बैठे बैठे पसीना आ रहा है, स्वेदन हो रहा है, तो श्वेत प्रादुर्भाव क्या समझोगे? तो उसका विलयन हो चुका है, मदन फल औषधि गई उसको, उसने गोल दिया उधर, दोषों को मत दिया उधर। अब पहला श्वेत प्रादुर्भाव क्या होगा? दोष विलयन, समझ गए? ये कॉलम आएगा आपका, कॉलम मिलान में आएगा क्वेश्चन, देख लेना आप। कॉलम मिलान में क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी 100 and 500%, ठीक है। फिर गलत हो जाएगा, मेरे से बोलना मत। कौन कौन सही करेगा उस क्वेश्चन को, बताओ। सब कर दोगे? चैलेंज है। हाँ? चलो, फिर अगर आपसे गलत नहीं हो जाए क्वेश्चन तो मेरा नाम बदल देना, कुछ भी रख देना फिर। मेरे तो बहुत सारे पर्याय हैं। चलो, आपसे गलत होगा कुछ। तो स्वेद प्रादुर्भावेन दोष प्रविलेमान प्रविलेम आपत्तिमान। फिर अगला क्या जानिया? तो लोम हर्षेण जानिया। देखो वो जानिया तो शब्द में सत्य के लगाऊंगा कि लोम हर्ष को देखकर क्या जानना है। तो लोम हर्षेण जानिया स्थाने पे प्रचलित, वो स्थान से चल दी। अब वो अपने स्थान से चल दी, वो किससे जानना है? लोम हर्ष। समझ गए? अरे घंटे खड़े होते हैं ना, ऐसे चल रहा है मतलब। फिर कुक्षिम आपद्य माने जानिया, क्या जानना है? कुक्षिम अनुगतम, सॉरी कुक्षिम समात्मा होने, कुक्षी में आत्मान हो गया तो क्या जानना है? कि वो कुक्षी में आ गए, अब पधार चुके हैं इधर। अब देखो तीसरा फोर्थ लाइन लास्ट, रलासस्यास्ति श्रवणम श्रवणाभ्याम अपि जानिया च ऊर्ध्वमुखी भूतम। क्या जानना है? रलास राशि श्रावण से अब ऊपर आ रहे हैं दोस्त, मुंह से निकलने वाले हैं, ठीक है ना? याद हो गया है चार? ये चार याद हो गए आपको? ये बताओ। अरे याद होना ही चाहिए, ये एनी हाउ याद होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाओ इस चैप्टर को, मैं आज करा दूंगा, टेंशन मत, ये छोटे से चैप्टर बच्चा सा है,
इस चैप्टर को मैं पढ़ता था ना 3 मिनट में पढ़ लेता था, शायद 3 मिनट लगते थे। जब मैं एग्जाम टाइम पढ़ता था तो इस चैप्टर को तो मैं 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देता था। मुझे पता है वो समय प्रयोग निमित्त वाली लाइन आएगी, प्रतिपुरुषमपेक्षिता में आनी आएगी, मधु मधुपुर सैंधव पानी तम ये करके पिलाना है वो आएगा, ये 4 पॉइंट आएंगे। और आगे आएगा क्या बताओ, वमन का आयोग अतियोग, बस इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में, खत्म। फिर लास्ट में एक संशोधन का फल, तो ये 4 लाइन पढ़ने में 3 मिनट लगते हैं, बस यही करना है आपको। अब 3 मिनट एक चैप्टर में लगा तो आप एवरेज 360 मिनट में चरक हो जाती है। तो आ जाओ 11 नंबर, जब रोगी जब जाना ये पढ़ लेना है, ठीक है। अब आ जाओ वमन का अयोग का लक्षण, श्लोक नंबर कौन सा है, 12 के पहले वाला। मिला क्या, तद्यथा वमन कर्म के अयोग अतियोग सम्यक योग के लक्षण विशेष रूप से बता रहे हैं, ठीक है ना। मिला 12 नंबर के आगे वाला, फिर देखो लिखा तद्यथा अप्रवृत्ति कुतश्चित केवलस्य वा अपि ओषितस्य भी ब्रंशो विबंधो वेगानाम अयोग लक्षणानि। तो वमन के अयोग का लक्षण क्या है, ब्रैकेट लगाओ, विभ्रंश और याद रखना विबंध, याद रहेगा। याद रखना वमन का अयोग, उसके दो ही लक्षण, क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। आचार्य के अनुसार वमन का अयोग है विभ्रंश विबंध भ्रम क्लम आत्मान परिकर्तिका, ऐसे आएगा। रजस्राव परिग्रह, ये 4 ऑप्शन आएंगे, सेम टू सेम यही ऑप्शन रहेंगे टेस्ट में आपके। तो वो टेस्ट कौन सा है ये नहीं पता, पहले टेस्ट में तो आएगा नहीं, सोच लेना। कभी भी किसी मेजर टेस्ट में कहीं भी बीच में घुसा दूंगा मैं, है ना। मेजर माइनर टेस्ट मैंने बोला था ना, हर अगले टेस्ट में कौन आएगा, प्रीवियस का 10% आएगा। हर अगले टेस्ट में प्रीवियस सिलेबस का 10% आएगा, मतलब चरक सूत्र 1 से 15 हो गया। और अगले टेस्ट में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे तो 10 क्वेश्चन चरक सूत्र 1 से 15 के होंगे, ठीक है। हर बार 10% ऐड हो जाएगा उसका, जैसे मार्केट में होता है, वैसे मार्केट में होता है ना, मोक्ष मोक्ष को पता है 10% ऐड हो जाता है हर बार तक। पहले दिन के बाद सेकेंड डेज का चेंजेस कितना होता है, वो वैसे ही होता है। तो विभ्रंश विबंध याद रखना वमन का आयोग। अब आया वमन के समय योग, मैं पढ़ता हूँ इसको, कुछ भी नहीं। काले प्रवृत्ति रणति महति, मार्क मत करना अभी, मार्क में बताऊंगा। यथाक्रम दोषणम स्वयं चावस्थानानि योग लक्षणानि च योगेन दोष प्रमाण विशेषम तु तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागों के। क्वेश्चन आएगा दोष प्रमाण विशेष से वमन के कितने भेद, दोष प्रमाण विशेष से वमन के कितने भेद, कितने भेद, 3 भेद। कौन सा, तीक्ष्ण मधुर मध्य, ये 3 भेद होती है याद। अब आ जाओ अगला, वमन के अतियोग। तो वमन अतियोग हो गया तो कब ज्यादा निकल जाएगा, बात कुपित हो जाएगी। देखो क्या योगा आदित्य फेनिल, जाग निकलेंगे बात फेनिल, फिर ब्लड निकलेगा, क्यों कब पे निकल गया सारा, मिकोज हट गई, तो फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमनम, रक्त चंद्रिका आएगी, लाल लाल खून की चंद्रिकाएं निकलेगी। तो याद रखना, इसको ब्रैकेट लगा देना, वमन का अतियोग का लक्षण है फेनिल रक्त चंद्रिका, बस ये 2 लक्षण याद रखोगे, फेनिल रक्त चंद्रिको उपगमनम, यहाँ इतना ही लिखा, ये अतियोग का लक्षण। अयोग का लक्षण वाला क्वेश्चन आएगा, अतियोग वाला क्वेश्चन आएगा, मस्त। अब आ जाओ वमन कर्म के अयोग और अतियोग के उपद्रव। तो देखो ये उपद्रव कितने बताओ, अतियोग और अयोग के उपद्रव कितने, 10। ध्यान रखना लक्षण 4 है, लक्षण तो 4 है, अयोग के 2 अतियोग के 2, लेकिन उपद्रव 10। देखो लिखा 13 नंबर, इसीलिए वहां आएगा संशोधन उपद्रव या संशोधन व्यापक चरक स्थिति में, वहां आएगा आत्मन परिकृतिक श्रावो रजगात्र ग्रह जिह्वादानम च विभ्रंशम च उपद्रव, क्या था उपद्रव च उपद्रव ग्रम, ऐसे करके था लाइन में से। फिर तो यहाँ देखो लिखा है अयोगाद अतियोगाद निमित्त उपद्रवान विद्यात आत्मन परिकर्तिता परिस्रावो हृदयोपसरणम अंग ग्रहो जीवादानम विभ्रंशम स्तंभम क्लम इति उपद्रवा। तो ये 10 उपद्रव, यहाँ वाला श्लोक याद करो या पीछे सिद्धि वाला, दोनों बराबर। फिर वहाँ आता पेशि पेशि में पुण्याम आतुरस्य च अयोगाद इति योगाद दशता व्याप्तो मता।
देखो अगर नीचे लिखा है आत्मन परिवर्तिका से श्रावो रत्गात्र पर जीवादानम से विप्रंचम स्तंभ सौद्रवलम अयुगादित्यो तस्ता व्याप्तो मता। अगली लाइन है पेस्ट बेसिस विगुणा विगुण्यानम च आतरस्य, ऐसे के विगुण्यानम च आतुरस्य च, ऐसे करके लाइन है। फिर आ जाओ वमन के बाद धूमपान करवाएंगे, वमन के बाद धूमपान करवाना चाहिए बिल्कुल श्योर। कौन सा क्वेश्चन आएगा वमन के बाद कौन सा धूमपान कराना चाहिए, आंसर जाएगा कोई भी एक, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन ऑल नहीं दूंगा मैं, फोर्थ ऑप्शन आएगा कोई भी एक इनमें से, वो आंसर जाएगा। तो योगेन टू गोलुएन, कौन सा योग, जो भी हो सब में योग योग, या फिर कौन सा योग आएगा यहाँ, योगम टू गोलुएन, अरे समय योग होगा तो करना है ना धूमपान। तो योगेन टू गोलुएनम छर्दि मंतम, मतलब वमन जिसका हुआ है। अभी समीक्षम सुप्रक्षालित पानीपत, उसके हाथ पे धो दिए, उसको एक मुहूर्त तक बिठा दिया 45 मिनट, मुहूर्त आश्वासन, एक मुहूर्त का आश्वासन देके बढ़िया चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, हिलना मत, है ना, हाथ मुंह धो लो, फिर आपको धूमपान करवाएंगे, ठीक है ना। फिर आया स्नेही वेरेचिनी कुक्षमनीय नाम धूमा नाम अन्यतम, अन्यतम मतलब कोई एक, ठीक है ना। सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, कैसे सामर्थ्य के अनुसार मतलब क्या, प्रायोगिक अलग काम करता है, स्नेही अलग करता है, वेरेचिनी अलग करता है, ध्यान रखना है उसकी सामर्थ्य के अनुसार पिलाना। फिर पुनर्एव उदकम उपपश्य, उसके बाद उसको जल से हाथ पैर धुलवा के मुंह धो ले, हो गया, अब घर भेज दो। समझा गया किससे क्या क्रिया विलेपी संसेचन कर्म करना है, तो ये संसेचन कर्म। वमन के बाद द्वादश काल, द्वादश काल मतलब 7 दिन प्रधान शुद्धि में, 5 दिन अवर शुद्धि में, और 3 दिन 5 दिन मध्यम शुद्धि में, और 3 दिन अवर शुद्धि में, ये रहेगा शेड्यूल। उसमें भी जिस दिन वमन हुआ है उस दिन सुबह वाला स्किप हो जाएगा, और लास्ट दिन इवनिंग वाला स्किप हो जाएगा। तो ये कितने निकालोगे टोटल 14 दिन में से, 12 निकालोगे। इसी तरह से मध्यम शुद्धि में, इसी तरह से अवर शुद्धि में हो जाएंगे, तो कितने निकाल हो जाएंगे, 4 8 12। समझ गए। अरे किसी को समझ में आया क्या कैसे हो रहा है अन्न का, 4 8 12। अब आ जाओगे आगे क्या है, संसर्जन। ये पढ़ लेना, संसर्जन का कुछ भी नहीं है इसमें। आगे सिद्धिस्तान में एक श्लोक आएगा, पे पेया विलेपीम अकृतम कृतम यूषम रसम अत त्रि द्वीर एकस्य क्रमेण सेवेत विशुद्ध कायो बध्यान मध्य अवर शुद्धि शुद्ध, वो श्लोक याद करना, आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वहाँ आएगा, समझ गए। तो ये किस तरह से पिलाना है निकाल, वो आएगा। अब आ जाओ विरेचन कर्म। तो विरेचन कर्म किससे करवा रहे हैं, देखो लिखा है, ये लिखा है विरेचन कर्म की वमन करा देने के बाद पुनः स्नेह स्वेदन कराना करवाना है। 7 दिन संशोधन हो गया, फिर वापिस स्नेहपान कराओ। फिर क्या बोल रहा है वो, आगे देखो त्रिवत कलकम, थर्ड लाइन, ये सभी स्नेह स्वेदन हो गया। अगली प्रोसेस क्या है, बाकी प्रोसेस सेम थी, वमन स्नेह स्वेदन सब सेम थी, बस केवल वमन की जगह विरेचन औषधि देनी। तो त्रिवत कलकम अक्ष मात्रम, कितनी कितनी मात्रा, क्वेश्चन आएगा विरेचन के लिए त्रिवत कल की मात्रा कितनी, याद रखना क्या लिखा है, वर्ड क्या है, वर्ड त्रिव्रत कल्क, खत्म हो जाएगी कहानी अगर गलत याद कर लिया। त्रिव्रत कल के ना कि त्रिव्रत अवले है, क्वेश्चन आएगा खतरनाक, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन आपको मैं बता ही देता हूँ ताकि आप गलत कर दो। आप करोगे नहीं, वैसे आप पता चल गया क्वेश्चन ही ठीक हो गया। क्वेश्चन आएगा, आचार्य चरक ने विरेचन की कौन सी कल्पना को अक्ष मात्रा में बताया, क्या आएगा, आचार्य चरक ने त्रिव्रत में विरेचन में त्रिव्रत की कौन सी कल्पना को अक्ष मात्रा में बताया। पहले ऑप्शन है त्रिव्रत चूर्ण, त्रिव्रत कल्प, त्रिव्रत अवलय, या फिर त्रिव्रत रस क्रिया। अब बताओ, ये त्रिव्रत मोदक, अब बताओ।
त्रिव्रत मोदक। अब तो बता दोगे, अब तो याद आ जाएगा। उस टाइम कल के नहीं याद आता है, मेरी गारंटी ये नहीं आएगा। एग्जाम में भूल जाते हैं कल कल, ताकि वो आपको पूरा पक्का याद हो। ठीक है, अब इसमें देखो अगली लाइन, फोर्थ लाइन, सम्यक विरिक्तम। अब आपने वो औषधि दे दी प्रगति वचन, अब उसका वर्ड है सम्यक विरिक्तम च एनम वमनोक्तेन। सम्यक विरेचन हो जाए तो आपको सारी प्रोसेस किसके जैसी करनी है? वमन की जैसी। लेकिन क्या क्या छोड़ देना है? धूमपान क्यों नहीं करवा रहे हैं? धूमपान वाई? हाँ, क्योंकि धूमपान किसको बढ़ाता है? धूमपान से क्या बढ़ेगा? पित्त। और हम चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? पित्त की। तो अगर आप पित्त की चिकित्सा कर रहे हो तो पित्त को बढ़ाने वाली कोई चीज वापिस नहीं दोगे उसको। ठीक है ना? अब समझ गए। अब आ फिर वापिस संशोधन के बेसिक। अब आया क्या? संशोधन का लाभ क्या आया? श्लोक नंबर 22, संशोधन का लाभ क्या है? संशोधन का लाभ ये याद करना है सभी को। श्लोक बोलो। मलापह, मल का मतलब जो शरीर में मलीभूत दोष है, वात पित्त कफ, तो या फिर मूत्र पुरी श्वेत सभी मल को। अच्छा, अरे वमन विरेचन कराओगे तो क्या श्वेत की शुद्धि भी होगी? ऑब्वियसली हम स्वेदन करा रहे हैं। वात की होगी, पित्त की होगी, कफ की होगी, पुरुष की होगी, ऑब्वियसली होगी, विरेचन से हो जाएगी। तो शारीरिक वात पित्त कफ मूत्र पुरुष मल को दूर करने वाली, इसलिए है मलापहम रोगरम बल वर्ण प्रसादनम। क्या क्या सही हो जाएगा? शारीरिक बल और वर्ण, क्योंकि मल चला गया, अब प्रसादी पूत, इसलिए बल वर्ण प्रसादनम। पीत्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युंजते चिरम। इसलिए जो संशोधन श्रुति को पीता है वो क्या बोल रहा है? वो सम्यक आयु को प्राप्त करके लंबी आयु जीता है। ठीक है ना? यही है, तो ये याद करना। उसके बाद देखो लिखा श्लोक नंबर 23, ईश्वराणाम वसुमताम वमनम स विरेचन। क्या बोल रहा है वो? ये किसके लिए बताया वमन विरेचन? यहाँ ईश्वराणाम मतलब राजा और धनवान लोगों के लिए वमन और विरेचन के मेथड को बताया, क्योंकि ये छोटा मोटा व्यक्ति तो एफोर्ड कर ही नहीं सकता ना। जो गरीब है वो एफोर्ड नहीं कर सकता, तो गरीब के लिए अलग थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया 16। अब क्या पढ़ना है बोलो? कुछ पढ़ना है क्या? किसी को कोई डाउट है? अब जल्दी हो गया ना चैप्टर। अरे इसमें ऐसा थोड़ी लगा कि मेरे को जल्दी पढ़ा दिया मैंने, ये है ही छोटा। जल्दी पढ़ाया क्या? किसी का कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन हो पुराना? वो मैं बता चुका हूँ ना तुझे, पता है ना तुझे क्या पूछ रहा है? बिप्पी, एक क्वेश्चन है, आपको हेतु पता करना पड़ेगा। अगर आप हेतु नहीं, आपको अगर हिस्ट्री, त्रिसूत्र आयुर्वेद में हेतु है। पहला कौन है त्रिसूत्र आयुर्वेद में? हेतु। जब तक हेतु नहीं समझ पाएंगे आगे की बात ही नहीं करना। आगे तो पेशेंट को वो देखना ही नहीं, भले उसको ऐसे ही भेज दो, उसके साथ गलती मत करो, बेचारे का नुकसान मत कराओ, पाप मत चलाओ अपने सर पे। तो क्या है वो हेतु? आपको पता होना चाहिए कि वो हेतु रूक्षण की वजह से है, क्योंकि आजकल दो व्याधियां चल रही हैं। कौन सी दो व्याधियां? या तो संतर्पण जन्य व्याधियां ज्यादा है या अवतर्पण जन्य व्याधियां। और आज की लाइफ स्टाइल में कौन सी व्याधियां ज्यादा है? संतर्पण ज्यादा है या फिर अवतर्पण? तो अवतर्पण वाली व्याधियां भी है, इंसिडेंस बहुत है, अवतर्पण वाली व्याधियां भी बहुत है। तो दो ही तरह की व्याधियां ज्यादा हो रही है, संतर्पण अवतर्पण। तो जिस पेशेंट में संतर्पण है उसमें अलग कंडीशन है, लेकिन जिसमें अवतर्पण से हुई है उसमें पक्का है रूक्ष जन्य वात या वात का कौन सा गुण? लघुता। तो वात का जब लघु गुण बड़ा हुआ होता है, कौन सा गुण? लघु रूक्ष गुण। कौन सा?
तो आप वहां पढ़ना कि रक्त में स्पंदन गुण किसकी वजह से आता है। अब बताओ, रक्त के अंदर स्पंदन गुण किसकी वजह से आता है। सुश्रुत में आता है। मैं पूछ रहा हूँ, स्पंदन गुण, रक्त के अंदर स्पंदन गुण होता है। विश्रता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनां गुणा ही एते दृश्यते चात्र श्रोण्यते। तो वहां पर एक स्पंदन गुण और एक लघु गुण दोनों आ जाते हैं। अब लघु गुण भी बात का है, तो स्पंदन गुण भी बात का है। स्पंदन का तो बात का है ही है रक्त के अंदर। वो रुक्ष गुण कौन सा है, व्यान वायु के साथ चलता है। तो रुक्ष, लघु और स्पंदन, ये तीन चीजें वहां पर रहती है। तो जैसे ही आप स्नेहपान कराओगे सही से, पर वो मेथड आपको पता नहीं, आपको वो स्नेहपान कराओ 3-4 घंटे में उसके अंदर व्यान शमन हो जाएगा, रक्त के अंदर स्पंदन कम हो जाएगा अपना, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है।